हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, क्या अप्रोचेस होती हैं HRM की, साथ में इसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस को भी कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अभी से कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए ही हम वीडियोस लाते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन गिवन है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो प्रेजेंट टाइम में एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फेल्ट द नीड टू स्टडी द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आज के टाइम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की स्टडी करने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा महसूस की जा सकती है। और इसका रीज़न क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है हमारे एफिशिएंट फंक्शनिंग में। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कार्य होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही एफिशिएंट ना हुआ तो किस तरीके से वो फंक्शन होंगे। अगर हमें अपने सारे फंक्शंस को एफिशिएंटली करना है, अच्छे से करना है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम पर्सनल पॉलिसीज़, टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोग्राम, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, साथ में डेवलपमेंट, कंपनसेशन, जॉब इवैल्यूएशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी एंड ह्यूमन रिलेटेड फील्ड्स, तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है कि जिसमें हम देखते हैं पर्सनल पॉलिसीज़ क्या हैं, कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज़, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो मोटिवेटेड हों, साथ में उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। और ऑब्वियसली सिलेक्शन, ट्रेनिंग तो हम जानते ही हैं, ह्यूमन रिसोर्स को सिलेक्ट करना, उनकी ट्रेनिंग उनको देना, साथ में उनका डेवलपमेंट, कॉम्पनसेशन भी हम देते हैं अगर, है ना। तो अब इट इज़ अ ब्रॉड फिलॉसफी दैट एम्फसाइजेज ऑन ह्यूमन रिलेशन एंड इन इट। तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड फिलॉसफी ये रही है कि हमको ह्यूमन रिलेशंस पर एम्फसाइज करना है, इस चीज़ पे जोर देना है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं ना, उनके बीच में रिलेशन जो है वो अच्छा हो, अच्छा इस्टेब्लिश हो। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कॉर्डियल रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच। जो भी यूनियंस बनी होती हैं उनके बीच में एक रिलेशन होना, मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट ऑल्सो मेक एफर्ट, तो मैनेजमेंट जो होती है ना, वो भी एफर्ट लगाती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को, उनकी नीड, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जैसा आप देख सकते हो एग्ज़ाम में हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय HRM, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड नीड। तो आज हम इसका आंसर करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, कि हमको जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, उनको मैनेज करना। तो ये क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस का एक पार्ट है। मतलब कि ये मैनेजमेंट का ही जो है एक कार्य बोला जाता है इसको भी, कि मैनेजमेंट जितना भी कार्य करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये उसका एक पार्ट है। तो इसमें क्या होता है? ह्यूमन फैक्टर ऑब्वियसली इंक्लूडेड होते हैं, हम जानते हैं। मशीन, रॉ मटेरियल, ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? ये हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। तो अब इस फैक्टर में हम ह्यूमन फैक्टर को स्टडी करेंगे। ह्यूमन फैक्टर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है ताकि अदर फैक्टर अप्लाई हो पाए, है ना। अब ह्यूमन ही तो सारे काम करता है। रॉ मटेरियल, मशीन कौन चलाएगा? ये रॉ मटेरियल कौन देखेगा? सारा सिस्टम, मशीन्स कौन चलाएगा? ह्यूमन रिसोर्स चलाएंगे ना, राइट। तो ह्यूमन फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाकी सारे फैक्टर जो है उसी पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ही वाइटल रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है कि हाँ भाई, हमारे ना एम्प्लॉयज़ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो सकता है कोई मशीनरी ख़राब हो जिसकी वजह से आउटपुट ना निकल पा रहा हो।
तो ये सारी क्या हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो वो अपने मैनेजमेंट से डिस्कस करते हैं और मैनेजमेंट इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम लाइक पर्सनल और स्टाफ मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को आप किन नामों से जान सकते हो कि इसको ना पर्सनल और स्टाफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेबर मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर रिलेशन, तो ये सारे इसके क्या हैं, एक तरीके से डिफरेंट नेम्स हैं। अब ना सम ऑर्गेनाइजेशन आर पॉपुलर फॉर देयर पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन या फिर ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट से भी पॉपुलर होते हैं। तो अब हम बेसिकली अप्रोचेस स्टडी करेंगे कि क्या क्या हमारी HRM में यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अप्रोचेस होती हैं, क्या क्या पहलू हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं। तो नंबर 1 है इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच, नंबर 2 है वेलफेयर एंड नंबर 3 इज़ लेबर अप्रोच। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच। ये क्या होता है भाई? तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एफर्ट्स आर मेड टू क्रिएट हेल्दी रिलेशन, कि हम ना इसमें क्या करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच में कि हम एफर्ट्स लगाते हैं ताकि हेल्दी रिलेशंस इस्टेब्लिश हों, अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश हों मैनेजमेंट और लेबर यूनियन में, है ना। जो भी हमारे मैनेजमेंट हैं, जो अथॉरिटीज़ जिनको हम बोलते हैं, और हमारे जो भी लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच का रिलेशन अच्छा इस्टेब्लिश हो, हेल्दी रिलेशन हो, इसके लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं। तो इसके लिए ना कलेक्टिव बार्गेनिंग, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, रिड्रेसल ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये सब जो है टूल्स यूज़ किए जाते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि बोला गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग और जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, तो इस तरीके के टूल्स हम यूज़ करते हैं। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, मान लो किसी बात को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है तो उसका रिड्रेसल करते हैं, यानी कि उसको सॉल्व किया जाता है। साथ में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच से ही रिलेटेड है। दूसरा वेलफेयर अप्रोच की बात करें तो ह्यूमन वेलफेयर इज़ गिवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना जो भी ह्यूमन वर्क कर रहे हैं उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनका अच्छा होना चाहिए, वो अच्छे रहेंगे, वो खुश रहेंगे, वो हेल्दी रहेंगे, वो, है ना। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली अच्छा काम करेगा, ऑटोमेटिकली हमारा प्रोडक्शन में एफिशिएंसी आएगी, हर चीज़ में एफिशिएंसी आएगी। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स आर फॉर्मुलेटेड रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ हेल्थ, उनके वेलफेयर। तो हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं जिससे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ अच्छी हो, उनका वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, उनकी सेफ्टी, ताकि वो अपना ध्यान रख सके, उनकी सेफ्टी पर ध्यान दिया जाता है। तो ये वेलफेयर अप्रोच है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। लेबर अप्रोच की बात करें तो ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ आर इंक्लूडेड इन HRM। तो जितने भी फंक्शंस एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होते हैं वो HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। तो अब ना जितने भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, तो हम जानते हैं ना इनका मतलब बहुत अच्छे से। रिक्रूटमेंट मतलब कि हमको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है तो हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे कि हाँ भाई इतने एम्प्लॉयज़ हमको चाहिए। उसके बाद जब एम्प्लॉयज़ अप्लाई करेंगे तो हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। देन हम बेस्ट जो भी सूटेबल एम्प्लॉयज़ होंगे हमारी जॉब से रिलेटेड, उनको हम सिलेक्ट करेंगे। देन हम उनको अपॉइंट करेंगे और ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो दी जाएगी ना। साथ में जब ट्रेनिंग दी जाएगी फिर वो अच्छा काम करेंगे, जब वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनका प्रमोशन करेंगे। देन जब वो अपने काम में बिल्कुल निपुण हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, देन हम उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड आप ये मत सोचिए कि ट्रांसफ़र कर दिया, नहीं, ट्रांसफ़र इन द सेंस यहाँ पर है कि एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र करना, कि हाँ भाई अब ये व्यक्ति इस जॉब से तो बोर हो गया, अब इसको कुछ और काम दो, है ना। और ऑब्वियसली मोटिवेशन, सैलरी, वेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब इंक्लूडेड होता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ये लेबर अप्रोच के अंतर्गत आता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो लेबर के एस्पेक्ट से भी रिलेटेड है। साथ में इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है, तो हम नंबर 1 फ्लिपो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज।
टू द एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव आर अकम्प्लिश। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग करना। सबसे पहले तो हम करते हैं ना, जब हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करते हैं, देन एक स्टाफिंग वाला भी आया था, बट यहाँ पे स्टाफिंग वाला मिसिंग है। बस आपको ये याद रखना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किस चीज़ की? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब कि हमारे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही रहें, उनका डेवलपमेंट हो। साथ में कॉम्पनसेशन यहाँ पर आप ले सकते हैं कि अगर उनके साथ कोई कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो हम उनको कंपनसेट कर सकते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, और अच्छा पैसा उनको देना, अच्छी सैलरी देना। बेसिकली इंटीग्रेशन की बात की गई है कि वो एकजुट होकर काम करें, कोई डिस्प्यूट ना हो। मेंटेनेंस, ऑब्वियसली जो है ह्यूमन रिसोर्स जो है उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको हम मेंटेन करके चलें, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल, इंडिविजुअल और जो सोसाइटल तो ये ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे इंडिविजुअल इन द सेंस वो एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, यानी कि एक ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है कि इंडिविजुअली जो भी उसके ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, और ऑब्वियसली सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हों। तो यही हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, फीचर क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो नंबर 1 कि मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वो है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है कौन? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करता होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करता होगा, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या इंक्लूडेड है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करना, साथ में एज वेल एज पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करना, प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट करना। ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं वो प्लान्स बनाता है, और साथ में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करता है। जो भी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कार्य होते हैं, मतलब जो कार्य एम्प्लॉयज़ को करने होते हैं ना, उनसे रिलेटेड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करता है कौन? HR मैनेजर। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जिस्टेंस की बात करें तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है। अच्छा जी, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन तो अफोर्ड कर सकते हैं एक सेपरेट डिपार्टमेंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मतलब वो सारा, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो दिस डिपार्टमेंट इज़ ऑपरेटेड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ह्यूमन रिसोर्स, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसी तरीके से हमारा ह्यूमन रिसोर्स का भी एक डिपार्टमेंट होता है, जिसको कौन ऑपरेट करता है? हमारा मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जिसको हम HR मैनेजर बोलते हैं। तो HR मैनेजर को हम पर्सनल मैनेजर भी बोलते हैं। यहाँ पे पर्सनल का मतलब है पर्सन से रिलेटेड, यानी कि लोगों से रिलेटेड। तो ही टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयज़, उनकी टेक केयर करता है, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी वर्क परफॉर्मेंसेज हैं, और है ना, तो उनको देखता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की वर्क परफॉर्मेंस और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएँ। तो बेसिकली ये HR मैनेजर का काम होता है। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को सराहा जाना, अप्रिशिएट करना उनके वर्क बेसिस पर। साथ में अगर कुछ वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो उनको बताना कि आपकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, आप टारगेट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब एस्टिमेटेड किया जाता है पहले से ही, और फिर उनको बताया जाता है। तो आफ्टर द वर्कलोड इज़ एस्टिमेटेड, आपने वर्कलोड एस्टिमेट कर लिया, देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट की जाती है। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर जो ये थर्ड पॉइंट है वो है ह्यूमन फोर्स की अवेलेबिलिटी। सबसे पहले देखो, आप ये डिसाइड करोगे ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कलोड कितना है, उस हिसाब से आप अपॉइंट करेंगे बंदे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स। तो अब हो सकता है काम तो इतना है नहीं, बट आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर लिए, इतना काम तो है ही नहीं। बट वहीं दूसरी ओर ये कंडीशन हो सकती है कि वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा है, काम तो बहुत ज़्यादा है, और
जो करने वाले हैं वो कम हैं। तो बेसिकली प्लान किया जाता है, वर्कलोड को एस्टिमेट किया जाता है, देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाया जाता है और फिर हम अपॉइंट करते हैं ह्यूमन फोर्स को, यानी कि पर्सन्स को, एम्प्लॉयज़ को। अब ना इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि सबसे पहले इंटरनल की बात करें तो इंटरनली हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए सूटेबल है, तो हम उनको जॉब पर सबसे पहले रखेंगे। अगर हमारा इंटरनली मौजूद नहीं है एम्प्लॉय तो हम एक्सटर्नली यानी कि बाहर से एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करेंगे। तो अब जब हमने बेस्ट एम्प्लॉयज़ रिक्रूट कर लिए, सिलेक्ट कर लिए, तो वर्क फोर्स जो है वो अवेलेबल हो गई। तो ये काम कौन करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है, राइट। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन इन एम्प्लॉयज़। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ वो कोऑपरेट करें। तो एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि एक कोऑपरेशन की फीलिंग आए एम्प्लॉयज़ के बीच में। कुछ प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि एक सपोर्ट फीलिंग क्रिएट की जाए, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प करें। हेल्प करने से उनमें एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो, अच्छा हेल्दी रिलेशन, तो ये इसमें आता है। तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, अगला पॉइंट वही आ गया हमारा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसे काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि जो भी हमारी लेबर यूनियन है, वर्क फोर्स है, वो सेटिस्फाई हो, उनके बीच का जो ह्यूमन रिलेशन है वो इम्प्रूव हो, अच्छा हो। मोटिवेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स किए जाते हैं, एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि हेल्दी रिलेशन डेवलप हो एम्प्लॉयज़ के बीच। और इसके अलावा बहुत सारे मैटर्स लाइक एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉयज़ के सजेशन, पर्टिकुलर डिसीजन, ये सब इंक्लूडेड होता है। उसके बाद सजेशन टू हाई लेवल मैनेजमेंट। तो जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी सारे सजेशन देता है हमारे हाई लेवल अथॉरिटीज़ को, यानी कि टॉप लेवल के जो हमारे मैनेजमेंट होता है उनको। तो एचआर मैनेजमेंट स्टडी द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़, क्योंकि एचआर मैनेजमेंट का काम क्या है? जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, उनके बिहेवियर को स्टडी करना और उसके बाद नॉलेज प्राप्त करना कि उनकी नीड क्या है, उनकी डिज़ायर्स क्या हैं। अगर आपने अब्राहम मैस्लो की अब्राहम मैस्लो की हायरार्की पढ़ी होगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि कौन कौन सी नीड्स होती हैं, कौन कौन सी डिज़ायर्स होती हैं एक एम्प्लॉय की। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस चीज़ की स्टडी करता है और इस तरीके से वो हाई लेवल मैनेजमेंट को सजेशन देता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ खुश रहेंगे, अगर वो खुश रहेंगे वो अच्छे से काम करेंगे, एफिशिएंटली वर्क करेंगे, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ही फ़ायदा होगा। तो ऑब्वियसली फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसीजर, और एम्प्लॉयज़ के फेवर में वो काम करते हैं। उसके बाद डेफिनेट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस की बात करें तो एचआर मैनेजमेंट में जो हमारे सिद्धांत हैं वो काफ़ी डेफिनेट होते हैं। तो एज वेल एज डेफिनेट बिहेवियर रिलेटेड टू पर्सनल पॉलिसीज़, प्लानिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, ये सब फॉलो किया जाता है कि एक डेफिनेट बिहेवियर फॉलो करना है, डेफिनेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल से आप इस पॉइंट को समझिए कि फॉर एग्जांपल इन रिलेशन टू प्रमोशन से संबंधित एक एग्जांपल है कि ये डिसाइड किया जाता है कि वेदर द प्रमोशन इज़ टू बी गिवन ऑन प्रेफरेंस बेसिस और ऑन एबिलिटी बेसिस, कि हम प्रमोशन अपने एम्प्लॉयज़ को किस आधार पर दें, किस बेसिस पर दें। क्या हम उनको प्रेफरेंस के बेस पे दें या उनकी योग्यता के अनुसार दें? प्रेफरेंस इन द सेंस कि हाँ भाई ये मेरा काफ़ी चहीता है तो मैं इसका प्रमोशन कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं करते कभी भी। हम एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनका प्रमोशन करना चाहिए। तो इट कैन बी सेड दैट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम डेफिनेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, डेफिनेट बिहेवियर्स को चूज़ करते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस प्रोसेस की बात करें तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का काम ही कंटिन्यू होता है। ये तो नहीं है कि एक बार आपने कर दिया और फिर नहीं होगा। हमारे जितने भी मैनेजमेंट के आपने फंक्शंस पढ़े होंगे वो सारे कंटिन्यू होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में फंक्शन रिलेटेड जितने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कंट्रोलिंग से रिलेटेड वो सब किए जाते हैं। तो ये हमारे रेगुलर काम होते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव्स का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो हम उनको अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। वर्क
परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी वर्क परफॉर्मेंस क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने पे, तो हम उनकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इसीलिए प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत कंटिन्यूसली अप्लाई किया जाता है लगातार, और दैट वर्क में बी टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑन रेगुलर बेसिस। साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस बोला गया है, यानी कि हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है इम्पोर्टेंस या फिर नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो नंबर 1 है, सबसे पहला इसकी ज़रूरत, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है। अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस्टेब्लिश करने की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही हेल्पफुल है, हम जानते हैं, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने में भी। और जब आप अच्छे रिलेशन बनाएंगे, पर्सनल रिलेशन आपके इम्प्रूव होंगे, ग्रुप रिलेशन इम्प्रूव होंगे, तो इससे क्या होगा, बहुत ही शांत वातावरण आपके पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपकी इंडस्ट्री में, जिससे कि अच्छे से काम होंगे सारे। कोई अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो अच्छे से सारे काम होंगे। जब अच्छे से सारे काम होंगे तो वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो जब वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से आप अचीव कर पाओगे। तो प्रोग्रेस ऑफ द फर्म कैन बी एंश्योर्ड थ्रू गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर आपको एक फर्म की प्रोग्रेस को एंश्योर करना है तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इनके इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे हैं, इंटरनली जो वर्क फोर्स है उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो इट मीन्स कि प्रोग्रेस है। तो ये काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस बताई गई है, नीड। उसके बाद दूसरा, कंट्रोल ऑन कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प से। वो कैसे कि जो भी हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट यानी कि HR डिपार्टमेंट होता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और वो डिपार्टमेंट काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाता है ताकि हमारे कॉस्ट कंट्रोल की जा सके। HR मैनेजमेंट क्या करता है, बजट बनाता है, सेल्स एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स होते हैं उनसे रिलेटेड, साथ में एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ मशीन टू क्रिएट इकोनॉमी इन द कॉस्ट। अगर आपकी मशीन अच्छी चलेगी, सही से चलेगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी कॉस्ट यानी कि आपकी कॉस्ट कम होएगी, है ना। अगर मशीन ही ढंग से काम नहीं कर रही है तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा फिक्स कॉस्ट तो आपकी लगातार लगती ही है। तो आपको क्या करना है, कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छा आउटपुट और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस देने हैं। तो इसीलिए मशीन वगैरह का ये ऑर्डर, इनकी एफिशिएंट ऑपरेशन को देखने का काम भी HR मैनेजमेंट करता है, तो जिससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की बात करें तो HR मैनेजमेंट बहुत ही हेल्पफुल है रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव बनाने में। रिक्रूटमेंट हम जानते हैं कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोस्ट खाली है उनको अगर भरना है, यानी कि एम्प्लॉयज़ को, वर्क फोर्स को भरना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो HR मैनेजमेंट इस प्रोसेस को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना देता है। कैसे, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट सबसे पहले एस्टिमेट की जाती है कि हाँ भाई, सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए ना कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो वो आप कैसे लगाएंगे, वो आप परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे कि आपका वर्कलोड इतना है और एक व्यक्ति इतना ही आउटपुट निकाल सकता है। तो उस तरीके से आप परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, देन आप डिटरमाइन करेंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो इसके लिए जब आप ये काम कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे कि आपको इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तब आप रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसके बाद हम जानते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे, सबसे पहले इंटरनली अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देंगे, एंड अगर नहीं है तो हम एक्सटर्नली अपॉइंट करेंगे और राइट पर्सन हम सिलेक्ट करेंगे राइट टाइम पर। तो ये सब किस में होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद डिसीजन रिलेटेड टू प्रमोशन एंड डिमोशन। तो प्रमोशन का उल्टा होता है डिमोशन। एक प्रमोशन, हम किसी व्यक्ति का प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ प्रमोशन फॉर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ एंड डिमोशन फॉर इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। तो अब कोई एम्प्लॉय एफिशिएंट है तो हम उसका प्रमोशन करेंगे, कोई एम्प्लॉय इनएफिशिएंट है तो हम उसका डिमोशन करेंगे, है ना। मतलब उसका प्रमोशन इन द सेंस उसको अच्छी पोस्ट देंगे, उसकी सैलरी को इंक्रीज़ कर देंगे। और कोई व्यक्ति इनएफिशिएंट है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो हम उसका डिमोशन कर देंगे, या हो सकता है हम उसकी सैलरी कम कर दें, या फिर उसको उसका पद जो है
जो भी उसकी पोस्ट थी उससे उसको हटा के कोई कम वाली पोस्ट दे देंगे, है ना। तो फॉर दिस टास्क परफॉर्मेंस इज एवेल्यूएटेड एंड वेरियस मेथड्स हम यूज़ किए करते हैं ताकि हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करें कि हाँ भाई ये जो एम्प्लॉई है ये किस तरीके से काम कर रहा है। और परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है एम्प्लॉयज़ के मोराल को इंक्रीज़ करने में। और इससे रिजल्ट क्या आता है कि दे वर्क विद इंटरेस्ट। अगर उनका मोराल इंक्रीज़ होगा, वो मोटिवेट होंगे, तो उनका इंटरेस्ट जनरेट होगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इससे रिलेटेड। उसके बाद बैलेंस इन नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कफोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि एक बैलेंस क्रिएट किया जाए जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें। और अगर बैलेंस आप क्रिएट कर लोगे लेबर और मैनेजमेंट के बीच का, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। और अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो कॉस्ट कम होएगी, क्योंकि आपने कम टाइम में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर लिया, तो इससे आपकी कॉस्ट कम होती है। कॉस्ट कम होएगी तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा, फॉर मेकिंग द रिलेशन ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट हेल्दी। तो अगर आपका लेबर मैनेजमेंट रिलेशन हेल्दी है और उनके बीच में बैलेंस है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम कौन करता है, एचआर मैनेजमेंट करता है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितनी भी एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व की जाती हैं। जो भी वर्क होते हैं एम्प्लॉयज़ के सुपरवाइज़ किए जाते हैं। सुपरवाइज़ मतलब उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि वो ढंग से काम करें। और जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको जाना जाता है और उस पर काम किया जाता है। काफ़ी सारी टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जाता है एचआर मैनेजर के द्वारा कि हाँ भाई काम में इतनी हर्डल्स आ रही हैं, इतनी हिंड्रेंसेस आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो उनको रिमूव करना भी एक एचआर मैनेजर का कार्य होता है। तो उससे रिलेटेड टेक्निक्स एक एचआर मैनेजर अडॉप्ट करता है। और ये जो टेक्निक्स होती हैं ये एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जल्द से जल्द अचीव कर लिए जाएँ। तो एचआर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी बिकम पॉसिबल। देखिए, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जाते हैं, प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, तो इसमें जो बोला गया है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सही ढंग से यूटिलाइजेशन पॉसिबल है। वो कैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिजिकल इन द सेंस आपकी मशीनरी हो गई, आपका रॉ मटेरियल हो गया, ये काफ़ी सारे ये फिजिकल में आएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें हम जानते हैं तो इनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अगर बिना मशीन के ह्यूमन खुद काम नहीं कर सकता और ह्यूमन के बिना मशीन अकेले काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए इन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि ऑप्टिमम यूज़ हो उनकी एफिशिएंसी का। उनको हमें अपने एचआर हमारी जो भी फोर्स है, वर्क फोर्स है, उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अच्छे से काम करें। जब वो अच्छे से काम सीख जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। तो जब उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अच्छे से यूज़ करेंगे। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, एचआर मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल है। तो हमारी लास्ट आती है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट। तो इसकी बात करें तो एचआर मैनेजमेंट हम जानते हैं ये काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाते हैं ताकि प्रोडक्शन और प्रॉफिट इंक्रीज़ हो। तो एम्प्लॉयज़ एंड रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है विद फुल एफिशिएंसी के साथ कि हाँ भी वो अच्छे से काम करें। जब वो अच्छे से काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही रोल इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो इन नट शेल अगर हम समराइज फॉर्म में बात करें तो ये कहा जा सकता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उनको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए अपने मैनेजमेंट का तो एचआर मैनेजर कोई अपॉइंट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो ही सही ढंग से एफिशिएंसी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए जा सकते हैं, अचीव किए जा सकते हैं। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।